प्रिय दोस्तों, नित्य नूतन वार्ता के इस 233वें सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले मैं अपने एक ऐसे मित्र जिनकी प्रेरणा से, जिनकी नेतृत्व में और जिनकी पहल पर ये वार्ता शुरू हुई, डॉक्टर शंकर लाल शर्मा जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। नित्य नूतन वार्ता की ओर से उनके प्रति श्रद्धा सुमन भी अर्पण करना चाहूँगा कि कल उनका देहांत हो गया पानीपत में, और वे काफ़ी दिनों से अस्वस्थ थे, कोरोना से पीड़ित थे, पर वो उससे उभर गए थे और उभर कर अपने सामान्य जीवन की तरफ बढ़ रहे थे। तभी डायग्नोज हुआ कि उनको ब्लड कैंसर है। वे उससे भी लड़ना चाहते थे और लड़ रहे थे, पर धीरे धीरे और बीमारियां बढ़ती गई और आखिर में कल उनका देहावसान दिल का दौरा पड़ने से हो गया। हम उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वे एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने हमारी वार्ता के हर काम को बहुत प्रोत्साहित किया, हमें मदद की, और मैं समझता हूँ कि तकरीबन 100 वार्ताओं तक तो वे हमेशा बने रहे और हमें प्रोत्साहित करते रहे। आप सबकी तरफ से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि, विनम्रता पूर्वक नमन। मित्रों, जैसे हमने पिछले रविवार को प्रातःकालीन सत्र में 21वीं सदी में विचारधारा पर अपनी बातचीत रखी थी, और हमारे आग्रह पर प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी और प्रोफेसर अजित झा हमारे बीच में थे, और उन्होंने हर पहलुओं को बहुत ही गंभीरता से, सारगर्भित रूप से रखा। परंतु हमारे मित्रों का ऐसा आग्रह था कि अभी उनकी जिज्ञासा पूरी नहीं हुई है और वो अभी और सुनना चाहते हैं प्रोफेसर साहब को, दोनों प्रोफेसर साहब को, ताकि उनके मन के जो प्रश्न हैं, जो शंकाएं हैं, उसको भी रख सकें। साथ साथ हमने जो वक्ता थे हमारे, हम उनकी भी बात पूरी नहीं सुन सके थे, ये भी अपनी बात पूरी कर सके। तो इसलिए आज का ये सत्र उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए रखा गया है। हमारे जो आज 7 युवा अतिथि हैं, अतिथि जब हम कहते हैं तो हम इसको सिर्फ शाब्दिक रूप में नहीं रखते, अपितु हमारे जो मित्र ऐसे हैं जो कुछ प्रश्न रखेंगे, कुछ प्रतिक्रिया रखेंगे, कुछ अपनी बात रखेंगे 3 से 5 मिनट तक। वो बड़े ही गंभीर हैं और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ढंग से काम कर रहे हैं। मेरा अभिप्राय अर्चना बहुगुणा से है। वो कोसानी में, उत्तरकाशी में, माफ कीजिएगा, उत्तरकाशी में एक नए स्कूल के प्रयोग कर रही हैं बच्चों के बीच में, और उनका बेहतरीन काम है। हमारे बीच में शीना शर्मा हैं, आप महादेव देसाई लाइब्रेरी में कार्यरत हैं, हरिजन सेवक संघ दिल्ली में। हमारे साथ हैं आर्चिष्मान राजू, जो अमेरिका में हैं, और सैटरडे फ्री स्कूल जो वहाँ के नौजवान वैचारिक दृष्टि से चला रहे हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के जो प्रेरणा थी उससे, वे हमारे साथ हैं। हमारे साथ अनन्य राहा हैं, जो ढाका बांग्लादेश में विद्यार्थी नेता हैं और खुद विद्यार्थी हैं, और उनके पिता गांधी आश्रम ट्रस्ट नोआखली के डायरेक्टर हैं। उनकी माता भी सोशल एक्टिविस्ट हैं ढाका में, और अनन्य राहा भी हमारे बीच में हैं। विपिन बरार जी ट्रेड यूनियन लीडर हैं, विद्यार्थियों के और युवाओं के बीच में काम करते हैं, यमुनानगर से हैं। उत्कर्ष चतुर्वेदी हमारे साथी हैं, मथुरा से हैं। उत्कर्ष जी की अगर हम
उसको देखें तो उन्हें विरासत में भी विचारधारा मिली है। उनके दादा स्वतंत्रता सेनानी थे और श्रीपाद अमृत डांगे और एजी अधिकारी के बहुत अच्छे सहयोगियों में से रहे हैं। हमारे साथ हैं पानीपत के प्रदीप बंसल, जो कि युवा सामाजिक कार्यकर्ता हैं और विभिन्न विषयों पर अपनी सरगर्मी रखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और अपने विचारों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं नित्य नूतन वार्ता की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे आग्रह पर श्री एसपी सिंह साहब ने इस जिम्मेवारी को लिया कि वो इस विषय पर वार्ता को चलाएं। और मैं समझता हूँ जो उनसे चर्चा हुई है, अगर हम उस चर्चा पर अगर हम चलते रहे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक स्कूल का काम हम कर सकते हैं, एक प्रयास कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं और श्री एसपी सिंह, सुरेंद्र पाल सिंह जी, जो हमारे आज के इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे अपनी बात को रखते हुए हमारे जो वक्ता महोदय हैं उनको आमंत्रित करें और वार्ता को जारी रखें। श्री एसपी सिंह जी। राय साहब धन्यवाद। बहुत लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बनाना चाहूंगा आज मैं, ताकि पिछली बार की तरह इस बार हमें टाइम का कंस्ट्रेंट ना रहे। वक्त बचाना है, लेकिन दो चार जो आवश्यक बातें हैं वो जरूर रखना चाहूंगा। एक तो ये कि पिछली हमारी चर्चा जो है वो करीब 2500 मित्र उसको अभी तक चर्चा को देख चुके हैं और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये और पॉपुलर होगी। लेकिन वो पॉपुलर होने का एक दूसरा जो कारण ये भी होगा कि ये चर्चाएं हमारी अभी लंबे दौर तक चलेगी। लंबे दौर से मेरा मतलब यही है कि आशय ये है कि पिछली बार हमने जो चर्चा की वो खुल के आज पूरी हो पाए। उसके बाद विचारधाराएं के जो अलग अलग धाराएं हैं, चाहे वो अम्बेडकराइट धारा है, चाहे वो एनवायरनमेंट की है, फेमिनिज्म की है, मार्क्सिज्म की है, जितनी तरह की जो मुख्य धाराएं हैं, उन धाराओं के स्कॉलर्स हमारे साथ जुड़ेंगे और हर रविवार को 27 सितंबर तक जो शहीद भगत सिंह का जन्मदिन है, तब तक ये 4 सेशन और हमारे चलेंगे। तो एक रिक्वेस्ट तो सभी मित्रों से जितने भी जुड़े हैं उनसे ये है कि आपके परिचय में, आपके मित्र मंडली में जो ऐसे स्कॉलर्स हैं जो अथॉरिटी से अपनी बात किसी भी धारा के ऊपर कह पाए, तो उनसे हमारा जरूर परिचय करवाइएगा, जुड़वाइएगा, ताकि उनको हम आमंत्रित कर पाए अगली वार्ताओं के लिए। तो मैं आज फ्री हैंड देना चाहूंगा दोनों वक्ताओं को कि वो स्वयं ही जो पिछली बातचीत में जो कमी पेशी उनको लग रहा है कि जो बात पे वो फोकस करना चाहते थे, केंद्रित करना चाहते थे, कहीं ना कहीं उसको खुल के कह नहीं पाए, आज वो खुल के कह पाए और समय की सीमा का कोई बहुत चिंता ना करें। पहले किसको बुलाऊं, दूसरे में किसको बुलाऊं, ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है। लेकिन इतना अवश्य है कि 2-2 सेशन यानी 2-2 बार दोनों मुख्य वक्ता हमारे बोलेंगे। एक वक्ता बोलेंगे, उसके बाद दूसरे बोलेंगे, फिर पहले वक्ता को फिर चांस मिलेगा, ताकि वो कुछ कॉम्प्लीमेंट करना चाहें, कंट्राडिक्ट करना चाहें, अपनी बात कहना चाहें वो जरूर कहें, और फिर दूसरे वक्ता फिर बोलेंगे। इस तरीके से यानी 2-2 बार बोलेंगे। पहली बार उम्मीद है कि 25-25 मिनट, 25 और 30 मिनट के अंतर के वक्त लीजिएगा, स्लॉट लीजिएगा पहली बार बोलने का। फिर उसके बाद 10 से 15 मिनट का स्लॉट फिर जो रहेगा, और व्यवधान कम से कम रहे, समय हमें ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध रहे। तो मैं अपनी बात सबसे पहले आमंत्रित फिर प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी को कर लेता हूँ कि वो अपनी बात कहें और अपने विवेक के अनुसार जो उन्हें लगता है कि जो सिरे जोड़ना चाहेंगे वो पिछली बातचीत से, उसको उन सिरों को जोड़ें और अपनी बात करें। प्रोफेसर जगमोहन सिंह। धन्यवाद एसपी सिंह जी। पिछली दफा एक्चुअली ये है कि जो हम धारणाएं, क्योंकि एक तो आप विचारधाराओं की बात करते हैं, एक धारणाएं हैं हमारी। जो पिछली दफा प्रॉब्लम ये हुई थी कि हम कुछ प्री स्पोज धारणाएं देते हैं, और जिससे, और ये मैं समझता हूँ कि सवाल सिर्फ इन धाराओं को समझने का नहीं है, इनका क्या पर्पस है, किस तरह आती हैं, क्यों आती हैं।
मैं उस पर मतलब फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आज़ादी की मूवमेंट को क्लोजली देखा है, और जो पिछली दफा एक मूवमेंट की दूसरी मूवमेंट के साथ, और क्या उनके कंसर्न थे, क्या मतलब समस्याएं थी जिनको वो ढूंढना चाहते थे, मतलब उससे हम धाराओं को देख सकते हैं। क्योंकि दो तरह की मैं समझता हूँ कि बड़ा क्लियर हमें होना चाहिए। कुछ धारणाएं हैं, या जिसे हम विचारधाराएं भी कह दें, वो राज को जस्टिफिकेशन के लिए हैं, और कुछ विचारधाराएं जो हैं वो लोगों की समस्या का समाधान ढूंढने में आई हैं। तो इसलिए इनको पहले अगर हम इस तरह देख पाए तो शायद हम अपनी समझदारी और आज के बारे में भी समझदारी बना पाएंगे। तो पहला जो है कि अगर मैं, क्योंकि भगत सिंह और उसके पीरियड और आज़ादी की वो जो परंपरा है जिसमें आज़ादी में मतलब ये बात के लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे हो, वैसे तो सभी ने वही बात में अपनी अपनी तरफ से कहा है, लेकिन एक जो है कि 1857 हमारी समझदारी में मतलब एक कॉमन बनता है। लेकिन मैं उससे पहले भी अगर कहूँ, हमारे काफी ज्यादा माल्थस थ्योरी चलती है कि जी पॉपुलेशन, जैसे अभी हमारे मतलब अर्थ जो मतलब मिनिस्टर हैं, मतलब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उनका ये कह देना कि ये तो कुदरत ने ऐसा कर दिया है, ये कोई नई बात नहीं है। इसका सहारा मतलब कभी जब 1757 के बाद 1769-70 में बहुत भारी अकाल पड़ा और लोगों की मतलब बहुत ज्यादा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बर्बादी हुई, तो उसके बाद माल्थस ने एक थ्योरी दी कि ये तो कुदरती नियम है कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, स्रोत कम होंगे, तो फिर लोग मरेंगे। और देखिए वो धारणा जो है उसको बदलने के लिए आखिर में 1980 में मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में इस धारणा को चैलेंज किया गया, और इस विषय पर कि ये धारणा में आप एनिमल किंगडम की बात करते हैं, आप ह्यूमन कैपेबिलिटी और ह्यूमन जो उसको नहीं ले रहे। और ये मतलब बाकायदा वहाँ प्रोफेसर फिलिप ने ये चैलेंज किया, और मतलब उसने ये बताया कि अगर ये रिसोर्सेज कम होते हैं तो ये एनिमल्स के लिए, क्योंकि एनिमल की समझदारी जो है वो बहुत संकीर्त होती है। हमारे हाथी की कहते हैं कि 30 साल की याददाश्त होती है, इसीलिए वो झुंड अगर एक जगह पानी नहीं है तो वो उसकी जो मदर मतलब हथन है वो उनको दूसरे पुराने याद के मुताबिक ले जाती है। लेकिन इंसान को एक खास जो प्रभुता मिली है वो ये है कि अगर वो अपनी समस्या को पहचान ले तो उसका वो हल ढूंढ लेता है। तो ये, और इस पे बकायदा साइंटिफिकली मतलब बहुत से मेरे ख्याल मतलब 100 के करीब साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस मॉडल को डिजाइन किया, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेके उन्होंने 10 साल का कहा कि चलो 1980 से 1990 तक के हम आंकड़े करेंगे, फिर देखेंगे कि ये धारणा ठीक है कि नहीं। और फाइनली उन्होंने पाया कि जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी तो मेटल्स की कंजम्पशन ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन उसके उल्ट ये हुआ कि मतलब प्लास्टिक आ गए और प्राइसेस कम हुई। तो उन्होंने कहा कि ये मतलब प्रूव करता है कि आदमी के पास वो क्षमता है कि अगर वो अपनी प्रॉब्लम पहचान ले तो उसको हल कर लेता है। तो इसलिए कुछ धारणाएं जो हैं या कुछ विचारधाराएं जिनको हम कह देते हैं वो एक परिप्रेक्ष्य में आई हैं, एक हालात को साझदार। जैसे आप मार्क्सिज्म की बात लें तो मार्क्सिज्म में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद वहां की पूरी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आई और वहां के जो लोगों की मदहाली थी उसने कुछ लोगों को सोचने के लिए कायल किया कि ये क्यों है। इसी तरह भारत में मतलब आप उसको विचारधारा कहेंगे कि नहीं, जो बात दादा भाई नारोजी ने की कि वो इलेक्टेड मेंबर बने और उसके बाद वो लगातार ये कहते रहे कि भारत में गरीबी का कारण क्या है, तो वो एक ही बात निकली कि अन ब्रिटिश लाइक रूल, क्योंकि 1858 में जो कहा गया था वो उसके मुताबिक राज नहीं चलाया गया, इसलिए यहाँ से रिसोर्सेज ड्रेन होते रहे और मतलब यहाँ गरीबी बढ़ती गई। इसी तरह यहाँ की किसानी के बारे में
क्योंकि किसान भी हमेशा मंदालवी न रहे। और उसका जो एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि जिस पे हमें, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो बाकी हम विचारधाराओं में फंसे रहेंगे उसको करते हुए। और उसी में से मतलब पहला हमारा जो मतलब मूवमेंट है बंगाल की, जिस बंगाल से शुरू हुई, मतलब स्वदेशी की और स्वराज की। स्वदेशी जो है वो किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए था, और तो इसलिए विचारों को, और उसी में एक बहुत बड़ा विचारधारा जो है भारत में मतलब आती है गदर पार्टी के रास्ते से। 1857 आपका आधार बनता है, क्योंकि 1857 में अगर आप उसको ठीक तरह पढ़ पाए तो, मैंने जब पिछली दफा भी ये कहा था कि जब फ्री ट्रेड जो है वो कुछ देर के लिए बंद करनी पड़ी, क्योंकि अमेरिका जो है वो इंग्लैंड के चुगल से निकल गया था, वो आजाद हो गया था, और उसका कारण था कि वहां पर फ्री ट्रेड अलाउड थी। और जब फ्री ट्रेड आप अलाउ करेंगे तो आप अंतरी जो मतलब समस्याएं हैं उनको बनाएंगे, वो सारा जो आर्थिक बोझ है वो मतलब जो अंदर वाले लोग हैं उन पे पड़ता है। इसीलिए वहां के जो व्यापारी थे अमेरिका के, उन्होंने बगावत की, उन्होंने वो बोस्टन टी पार्टी, इंडिया से जहाजों में आई हुई चाय जो है वो समुद्र में फेंक दी, और उससे वो आजाद हो गए। तो उसके बाद ये रहा कि अब मतलब हम अगर फ्री ट्रेड करेंगे तो ये प्रॉब्लम है, तो इसका हल क्या करें? तो जो सप्रेसिव रूल है वो उससे बना। और इसी वक्त जैसे पिछली दफा बिल्कुल ठीक कहा था कि मतलब अगर फ्रांस को लेते हैं तो जहाँ साहब ने बड़ी अच्छी तरह समझाया कि कैसे मतलब होता है, लेकिन भारत में मतलब उसके बाद वो गदर पार्टी एक संकल्प लेके आई कि हम किसी देश के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम किसी जात के खिलाफ नहीं लड़ रहे, कि कोई व्हाइट रेस के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसे साम्राज्यवाद कहा जाता है। तो वो साम्राज्यवाद की समझ, और फिर उसके बाद जैसे मैंने पिछली दफा कहा, मैं री एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि गांधी जी भी जब आए, मैं आज चंपारण मतलब प्रोग्राम कर रहा था, तो मैंने कहा कि गांधी जी का जो शुरुआत है वो चंपारण के किसानों की जो प्रॉब्लम थी उसको लेके उनको बना। गांधी जी की संवेदना जो है तो उसके बाद फिर आप ढूंढते हैं कि उसको कैसे किया जाए। तो इसीलिए मैं पिछली दफा नहीं कह पाया, मैं बाद में आप भी कहता हूँ कि हमारी जो, अगर आप अंबेडकर को अलहदा रख के बैठेंगे तो फिर नहीं है, सभी पूर्वता है, क्योंकि कुछ जो मतलब गांधी जी के विचारों की थी उसकी पूर्वता जो है वो भगत सिंह और उनके साथियों ने की। तो ये पूर्वता का जो है, और वो बदलता है, हर युग में अगली चीज आती है उसके बाद। और जो भगत सिंह ने मतलब किया उसमें बहुत सा ये मतलब चर्चा किया जाता है कि भगत सिंह और उनके साथियों ने मतलब जो ना बराबरी थी उसको एड्रेस किया कि अगर ये साम्राज्यवाद है तो साम्राज्यवाद जो है वो हम पे क्या शराप डाल रहा है। और भारत पे शराप था, जिससे पहले मतलब गरीबी और किसानों की मंदभागी की बात हुई, और उसके बाद मतलब ये आया कि यहाँ की जो मतलब गरीबी है वो सबसे बड़ा शराप है, ना बराबरी सबसे बड़ा शराप है। और ना बराबरी के साथ जो मतलब हम देखा गया कि भाईचारे को भी तोड़ने की कोशिश की जाती है। मैं फिर रीआइट्रेट करता हूँ कि अगर 1919 की आप दोबारा उसको ठीक तरह, मैंने अभी पूरे डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल हैं वो देखे कि वहां पर जितनी एकता बनी, और वो एकता 1916 में ही उससे पहले बननी शुरू हो गई थी, जिसमें एनी बसंत का बहुत बड़ा रोल था, और तिलक जी का उनके साथ मिलके लखनऊ पैकेट है। तो इसलिए मतलब ये अगर मतलब बाकी अगर आप इंटरनेशनल विचारधाराओं पे लाएं तो फिर मैं उसकी बात बाद में करूंगा। पहले ये कंप्लीट कर लूं कि वो जो एकता है, एकता का आधार मतलब गांधी जी ने बनाया। 1919 के जलियांवाले बाग के बाद गांधी जी की जो सबसे बड़ी चेतना का कारण था वो पंजाब था, क्योंकि वहां पर वो 1 महीना लगा के उन्होंने पूरी जो कांग्रेस पैरेलल रिपोर्ट थी वो चाया की, जिसमें मिस्टर CR दास, मोतीलाल नेहरू और सबसे ज्यादा ग्राउंड वर्क जो है वो गांधी जी ने किया। और उससे एक चेतनता आई कि अब इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो अगर तो हम मतलब समझना चाहते हैं तो हमें मतलब उनके स्ट्रक्चर में फंसने की बजाय हमें प्रैक्टिकल उसमें, और उसी से आपको आज का निकलेगा कि
मतलब हमेशा, जैसे 1909 में बंगाल बांटा गया 1905 में, इसलिए कि वो मुस्लिम और हिंदू एरियाज में बटे, लोगों ने बहुत ज्यादा उसके खिलाफ, और पहले हमारी जो कौमी लहर है वो उसी मतलब बंटवारे के खिलाफ उठी, और उसी में से रेवोल्यूशनरी पक्ष भी आया, और उसमें मतलब सारी तरह के विचारों ने डिफरेंट पर्सपेक्टिव किया। तो इसके बाद मतलब अगर आप उस विचारधारा को, अब इसको मतलब कौन कहाँ से सहारा ले रहा है, कहाँ से, अब जो है कि गांधी जी ने जिस लेटर के से वो लियो टॉल्स्टॉय के साथ जुड़े, वो लेटर मतलब गदर पार्टी के डॉक्टर तारकनाथ दास के एक प्रश्न पे था। मैंने आज भी कहा था कि जब तक नौजवान प्रश्न करना नहीं सीखते तब तक आप इतिहास में आगे नहीं बढ़ते। अरबिंदो ने फिरोज शाह मेहता को, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, 19 साल की उम्र में उनके साथ उन्होंने संवाद रचाया और बताया कि आप ये ठीक तरह नहीं चल रहा, उसके आगे उनका विचार आया। मतलब इसी तरह मतलब डॉक्टर तारकनाथ दास ने, जो बंगाल के रेवोल्यूशन थे और गदर पार्टी के बहुत मूल थे, उन्होंने लियो टॉल्स्टॉय को एक चिट्ठी लिखी, और वो चिट्ठी पढ़ने वाली है, उसको गांधी जी ने जब पता चला उनको ये लेटर टू हिंदू लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है, तो उन्होंने लियो टॉल्स्टॉय से मतलब ये पूछा कि वाकई ये आपका लेटर है या कोई और है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं लिखा है। और आप मतलब देखिए समस्याओं का, प्रश्न का हल कैसे ढूंढा जाता है। जब उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया कि आपने वार एंड पीस लिखा, और वार एंड पीस जो है वो सिर्फ उस इंटर यूरोपियन वार की बात करता है जहां पर मतलब 5 लाख लोग 150 साल में मरे हैं, लेकिन मेरे भारत में 1890 से लेके 1900 तक 1,90,00,000 लोग जो हैं वो अकाल और भूख से मरे हैं। कभी आप अच्छे क्रिश्चियन हैं, कभी उसके बारे में भी लिखें। ये 1908 में लिखा गया खाता है, 1910 में लियो टॉल्स्टॉय की डेथ होती है, लेकिन उसके पहले वो उसका जवाब 326 दफा अपने हाथ से लिखता है। उसकी 326 कॉपियां जो हैं उसके आर्काइव में मॉस्को में हैं। और वो क्यों, उसके पहले वो कृष्ण पढ़ता है, उसके पहले वो नानक को भी पढ़ता है, वो सारी जो हमारी विचारधाराएं हैं, और बाद में वो कहता है कि भाई कभी ये भी सोचो कि आप क्यों गुलाम हैं। अब ये किस धारा में आप लाएंगे मुझे नहीं पता, और ये किस, वो कहता है किस गुलाम है, क्योंकि आप तो माया जाल में विश्वास रखने वाले लोग हैं, इल्यूजन में, और अगर इल्यूजन में विश्वास रखेंगे तो रियलिटी को कैसे टच करेंगे। और दूसरा है कि आप तो अवतार को मतलब इंतजार करते हैं, कोई अवतार आएगा और आपकी समस्याओं का समाधान देगा। तो ये प्रश्न जो है उस वक्त आया, और गांधी जी ने उसको पहली दफा गुजराती में छापा। हालांकि उसमें थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, उसको हम छोड़ देते हैं। तो मेरा है कि मतलब अगर समस्या को लेके समाधान में, और जैसे भगत सिंह ने कहा था कि फिलॉसफी जो है वो तो मतलब उसका एक स्ट्रक्चर ढूंढने के लिए, जिसका हम जवाब नहीं है, उसका स्ट्रक्चर ढूंढते हैं। और अगर आप मतलब देखें ये पिछले युग की, क्योंकि आप 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, एक्चुअली 21वीं सदी में कौन सी नई थ्योरी आई है मुझे नहीं पता, लेकिन 20वीं सदी का ही आगे चल रहा है। जैसे एक वक्त इंटरनेशनल लेवल पर एनी रैंड बहुत मशहूर थी, और एनी रैंड का था कि आदमी तो अपनी खुदगर्जी के लिए काम करता है, और वो खुदगर्जी जो है आपके न्यू लिबरलिज्म का हिस्सा बनती है, एक मानसिकता पैदा की जाती है। तो इसी तरह मतलब जब संकट बढ़ेगा, आर्थिक संकट बढ़ेगा, तो जैसे मुसोलिनी ने कहा था कि फासिज्म कारपोरेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट है, इसके अपने शब्द है, मैं कोट कर रहा हूं। जब कारपोरेट और गवर्नमेंट मिलके काम करते हैं तो वो फासिज्म होती है। तो आज अगर हमने उसको समझना है उनके अपने शब्दों में, तो फिर हमें समझ लगेगा कि आज कौन क्या फॉलो कर रहा है, कोई नई थ्योरी नहीं आ रही, लेकिन लोगों की समस्या भी वहीं पड़ी है। समस्या के समाधान के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने कितना पढ़ा, समझने की कोशिश की, उसमें उन्होंने जो मार्क्सिज्म का क्रिटिसिज्म था वो भी पढ़ा, और उन्होंने पूरा, और उनके लिए रूस मतलब इसलिए था कि जो उनकी डायरी में लिखा हुआ है कि रशियन एक्सपेरिमेंट 1917 से 1927 10 साल में उन्होंने क्या जीवन में उपलब्धि की है
क्या हम कर सकते हैं। और आज वो जो भगत सिंह जिस बात पे काम कर रहा है, वो आज पिकटी आपको बता रहा है कि आज भी ना बराबरी जो है वो मतलब 1920 के दहाके की ना बराबरी और 2016 की ना बराबरी जो है वो एक है। इसका मतलब है कि अब इसमें कोई नई थ्योरी नहीं आएगी, इसमें वही उसको आप डेफिनेटली, जैसे भगत सिंह कहते हैं कि मैं तो रियलिस्ट हूं, रियलिज्म इज माय कल्ट, कि जो यथार्थवाद है, यथार्थ है, उसके आगे दलील क्या करेंगे आप? यथार्थ को तो आप समझ के उसमें बदलने की कोशिश करेंगे और उसमें आधार होता है। और इसलिए अगर तो आप एक मतलब ये बात करना चाहते हैं कि आज हम पिछली चीजें जो हैं वो दोबारा किस तरह जन्म ले रही हैं, तो फिर और इसीलिए आज सबसे बड़ा हमला नौजवानों पे जो है वो आज की ये एजुकेशन पॉलिसी है, जो उनको हमेशा आने के लिए, और मैं आज ही देख रहा था कि 58% लोग जो हैं वो 18 साल से कम उम्र वाले हैं भारत में, मतलब 58 करोड़। अगर 58 करोड़ लोग जो हैं वो मतलब है तो उनका भविष्य क्या बनेगा? तो ये किसी थ्योरी से में नहीं जाएगा, ये प्रैक्टिकली उसको करना होगा। और उसी के लिए दो तरह की धारणाएं हैं। एक तो है कि स्व विश्वास कैसे पैदा करना, उसमें मैं एक ही बात मतलब कहना चाहूंगा कि जब भगत सिंह को उसने मतलब साथ साथ संकट देखे, एक संकट आया हमारे जलियांवाले बाग के बाद कि गुरु नानक के जन्म स्थान पे मतलब 139 सिखों को जिंदा जला दिया गया, मार दिया गया। ये वही पीरियड था जब गांधी जी पंजाब में मार्शल लॉ के जो बहुत ज्यादा अत्याचार थे उन पे रिपोर्ट बना रहे थे, और 5 मार्च को वो वापस आए, क्योंकि ये फरवरी की बात है कि यहाँ एड्रेस कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि ये मुझे बड़ा दर्द दे रहा है कि किस तरह हम अपने लोगों को आप मार रहे हैं। इसी तरह मतलब ये जो है ये एक एस्पेक्ट है। तो मैं समझता हूँ कि और उसमें मतलब मेरा ये यकीन है कि पूर्वता के से ही जो पिछला मतलब है उसके साथ आगे पूर्वता होती है, और जब तक हम वो प्रश्न नहीं उठाते, अगर ठीक प्रश्न होगा तो उसका जवाब मिलेगा। और इसीलिए आज किसी भी धारणा का वो हो, लेकिन सबसे बड़ा खतरा आपके लिए ये है कि जो भगत सिंह और उनके साथियों की और गांधी जी का भी मतलब इसी पे प्रौढ़ता थी, जब जो वो कहते हैं कि जब कभी आपने कोई फैसला लेना हो तो सबसे अति गरीब आदमी जो है उसकी तरफ जाओ, उसके पास जाके देखो उसका हल है उसमें कि नहीं। तो संपूर्ण आजादी का तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम वो थ्योरेटिकल एनालिसिस कहीं क्लास में कर सकते हैं, लेकिन आपका जो पर्पस है कि हम इसको आज की जो समस्याएं हैं, आज जो मतलब धोखा फैलाया जा रहा है, आज जो धुआं उठाया जा रहा है, उसको हम स्पष्ट करें। और उसमें बिल्कुल वो नहीं होता कि वो पिछले वाला ही वो जो पीछे मतलब हुआ है उसी को कॉपी करेंगे, लेकिन कुछ गुण उसमें है। मैं जैसे उसे आज को अगर करना हो तो लोगों को निर्भर करना, मतलब उसको आप जस्टिफाई किस थ्योरी से करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हर राज्य जो है वो लोगों को इतना अपने जो मतलब उनके मतलब है वसीले हैं उनसे वंचित करेगा। और ये अंग्रेज राज में भी था। अंग्रेज राज में हर देशभक्त को, जो देश प्रेमी था, जो लोगों के साथ खड़ा होता था, सजा के साथ उसकी जायदाद जब्ती होती थी। तो इसका मतलब है कि रिसोर्सेज कम किए जाए। भगत सिंह का परिवार ही इसमें बना कि जब पंजाब पे कंपनी का राज आया तो उनके दादाजी की आधी जमीन छीन ली गई, लेकिन उन्होंने जो फैसला किया कि चलो मेरे पास नहीं है पर इस पे खेती कौन करेगा, ये तो मैं कर सकता हूँ ना। तो उन्होंने गरीब बहुत मेहनती मुसलमान राई थे जो दरिया के किनारे पे काम करते, उनको बैठा दिया। कहते आपको अगर कंपनी वाले हटाएंगे तो मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन मैं अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो इसलिए आज भी जो रिसोर्सेज से वंचित किया जा रहा है, और मैं कहता हूं मुझे कौन थ्योरी समझाएगा कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोग भारत के 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल से महीने के लिए चुप करवाए जा सकते हैं, तो वो कौन सी दिशा है और उसको कौन सी थ्योरी मतलब हमें समझाएगी कि इसका हल क्या है। तो फिर वही वापस हमें आना होगा कि जो बराबरता है, बराबरता भाईचारे के बगैर नहीं आती, वो पूरे हैं एक दूसरे के।
यही बात गांधी जी ने कही, यही बात बेसिकली मतलब बाबा साहब अंबेडकर कह रहे थे, यही बात भगत सिंह कहते हैं कि भाईचारा जो है उसमें जो रुकावटें हैं, जो हमारी ऐतिहासिक, जैसे पिछले दफा भी बड़ा ठीक था कि हमारी लड़ाई दो तरह रही। एक तो कॉलोनियल जो डिस्टॉर्शन है, भगत सिंह ने भी कहा था कि हमारी लड़ाई अपनी कमजोरियों के खिलाफ है, जिन कमजोरियों का फायदा हमारे अपने भी अपने निज के लिए उठाते हैं और हमारा दुश्मन भी उठाता है। और वो कमजोरी क्या थी? और जात पात वाली थी। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि आप जातों में भी आगे बांट सकते हैं। मतलब जबकि बाबा साहब अंबेडकर ने एक शब्द दिया था, डिप्रेस्ड क्लासेस, कि वो एक क्लास है। हमने उनको अगर दलित कहते हैं तो इस पे ऐतराज किया जाता है, क्योंकि दलित एक क्लास बन जाती है। लेकिन शेड्यूल कास्ट कहें, और अभी 5 जजेस ने जिस जात पात को नहीं कहा था, रिटायर होने वाले जज जो हैं वो अब कह गए कि कोई नहीं, ये हो सकता है, आप सिर्फ उनमें से एक को चूज कर लीजिए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, ये कोई विचारधाराओं की बात नहीं है। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम है कि ये जो हमारी समस्या है इसकी क्यों है, तभी है कि अगर मतलब आज वातावरण पे आप इतना बड़ा हमला करने वाले हैं, तो वो किस विचारधारा से पैदा हो रहा है? वो एक ही विचारधारा जिसे बहुत पुराना हमें कहा गया, या तो आप अपनी खुदगर्जी के लिए या अपने कुछ दोस्तों की खुदगर्जी के लिए करते हैं, या आप जनतक भले के लिए करते हैं। इसीलिए वो जो मतलब डिवीजन है वो रहती है। अभी कोरोना में लोग संकट में हैं, हेल्थ की बात नहीं हो रही, बाकी सब दुनिया की बात हो रही है। तो अभी मैं समझता हूँ कि डॉक्टर शंकर जी का जाना मुझे बहुत दुखदाई लगा। वो इतने लोग थे, लेकिन क्योंकि आप पे जब हमला होता है तो कमजोरियां जो हैं वो मतलब और विचलित हो जाती हैं। उनको मैं श्रद्धा के फूल अपने तो करूंगा, क्योंकि मैं पर्सनली जब हम यात्रा में थे तो उनके साथ बहुत नजदीकी से देखने का मौका मिला। तो इसलिए मेरा प्रश्न ये है कि आप प्रश्न 21वीं सदी की विचारधाराओं का करके इसको थोड़ा आप बहुत आइडियलिस्टिक और एकेडमिक बना रहे हैं। इसको हम आज क्या है और उसका समाधान कहाँ है? क्या आज आप मतलब एजुकेशन पॉलिसी अभी आई नहीं, वो तो अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया है, पॉलिसी तब बनेगी जब पार्लियामेंट में जाएगी। हालांकि वो अकेला है, और आजकल कोरोना जैसे हमारे पंजाब में हुआ कि जितने ऑपोजिशन है वो सब कोरोना अफेक्टेड थे, जो नहीं थे वो सब ठीक ठाक थे। क्या अमल हो रहा है इसको कौन सी थ्योरी में? लेकिन इसमें एक ही है कि राज करने के लिए आप मतलब है आपका 21वीं सदी को समझना, और 21वीं सदी तो बहुत कुछ मांग रही है। क्या हम अपने 58 करोड़ नौजवानों को आने वाले समय में मतलब इस रहमो करम पे छोड़ देंगे कि उनको कोई मतलब थ्योरी एक्सप्लेन करेगी? वो तो यथार्थ है। भगत सिंह का वो शब्द मुझे बार बार, और मैं जितना गहराई से, क्योंकि मुझे वो बहुत परेशान करता था कि भगत सिंह कह रहे हैं कि रियलिज्म इज माय कल्ट। और जब मैंने उनके फिर डॉक्यूमेंट पढ़े तो वो कहते हैं कि आप बहुत एथिकल चक्कर में मत पड़िए, उनकी प्रैक्टिकलिटी जो है उसका प्रभाव क्या है, क्या वो हमारी समस्याओं का समाधान ढूंढने में हमें मदद करता है? और उसमें दुनिया में बहुत सारे विचार हैं, शायद पार्टिसिपेटरी इकोनॉमी, मैं देखता हूँ लैटिन अमेरिका वाले अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो जो मतलब विचारों का मतलब स्ट्रेंथ है उसको लेके वो अपनी तरह करते हैं। और वहां पर देखिए, वहां पर लिबरेशन चर्च आया जो बिल्कुल चर्च के खिलाफ, और मुझे याद है, मैं एक आपको बताऊं कैसे वहां तब्दीली हुई, वहां कैसे बदला उन्होंने। एक मतलब फादर सर्गियस थे, वो निकारागुआ के फॉरेन मिनिस्टर थे, उनसे मुझे सुनने का मौका कनाडा में मिला। तो उन्होंने बड़ा प्रिय कहा कि मैं मतलब चर्च से आया हूं, लेकिन जो मतलब हमारे पोप हैं उन्होंने कहा कि ये अच्छा क्रिश्चियन नहीं है, क्योंकि ये गरीब, वो कहते मैं गरीब लोगों में काम करता हूं, मैं सरकार से हट गया हूं, मैं अभी भी गरीब लोगों में हूं, और उनकी क्या प्रॉब्लम है उसके हल के लिए मैं काम करता हूं, जिसमें से लिबरेशन थियोलॉजी एक बनी। वो हम मतलब इसी तरह मतलब जो है मतलब बहुत से जो समस्या, जिस तरह की समस्या है उसका हल निकालते हुए। गांधी जी बहुत प्रैक्टिकल थे,
गांधी जी ने जो विचारधाराएं दी, मैं कल ही एक्चुअली विनोबा भावे जी का पढ़ रहा था, मेरे हाथ में एक किताब आ गई कि उन्होंने कुरान पे कितना अच्छा लिखा है। मतलब हम कभी अपने नौजवानों को वो पढ़ने के लिए देते हैं? मतलब अरेबिक और मतलब हिंदी में उसको एक्सप्लेन किया है, उसको समझने की कोशिश की। वो एक था कि हम एक दूसरे को समझ के मतलब भाईचारा बनाएंगे और भाईचारे पे बराबरता बनेगी। नहीं तो मतलब समाज में हम मतलब जो मतलब बहुत मतलब ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है जो कामू ने मतलब एल्बर्ट उसने कामू ने अपनी प्लेग में कही कि हमारे इंटेलेक्चुअल्स की प्रॉब्लम ये होती है कि हम हर चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं, हम हर चीज को बहुत बड़ा सपना भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे हाथों में वो ताकत नहीं होती कि हम उसको साजगार करें। और फिर एक फ्रस्ट्रेटेड मूड आ जाता है। वही आदमी जो कल तक बहुत इनकलाबी था, जब मतलब पिछले पीरियड में आता है तो वो कुछ और बातें करता है। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट ये है कि हम इस सवाल को ठीक करें कि हम ये समझना चाहते हैं कि लोगों की समस्याओं का समाधान करने में कौन कौन विचारधाराएं कितना हिस्सा डाल सकती हैं, और वह पूरक हैं एक दूसरे के। नेताजी सुभाष को हमने कितना समझा है, लेकिन उनकी जो कंट्रीब्यूशन है मतलब उसमें उन्होंने मतलब जो मैं पिछली दफा भी शायद कहा था, और नौजवानों के लिए एक बहुत उन्होंने मंत्र दिया 16 साल की उम्र में कि अगर आपने पूर्ण आदमी बनना है तो आप, वो कहते मैं पूर्ण आदमी बनना चाहता हूं, जिसका मतलब है कि जो भी मतलब हमारी पुरानी विचारधाराएं हैं उनको समझूं, सिविलाइजेशन को समझूं, और उसके साथ ही जो मेरा दूसरा मतलब है कि मैं आज का प्रोडक्ट हूं, मैं आज की मतलब, और आज के प्रोडक्ट का मतलब वो कहते हैं कि जो भी दुनिया में तजर्बा हो रहा है उसको समझूं, लोग अपनी समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढ रहे हैं, मैं उससे अपने लोगों का समझ सकूं। शायद कहते मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा उसको समझने के लिए। और तीसरी बात जो उन्होंने कही कि मैं भविष्य के लिए मतलब भविष्यवाणी करने के काबिल हूं। कहते भविष्यवाणी का मतलब है कि मैं वो सारे लॉ ऑफ डेवलपमेंट जो है उनको समझूं, मतलब समाज कैसे विकसित होता है, समाज कैसे बढ़ता है, और उसमें अपना हिस्सेदारी कर सकूं। तो मैं समझता अब इसको कौन विचारधारा में कहेंगे, लेकिन ये उन्होंने स्वामी विवेकानंद से सीखा। जब मैं मतलब वो ननकाना साहब वाली बात कर रहा था तो गुरु गोविंद सिंह ने, जो गुरु तेग बहादुर ने एक लास्ट, अब उसको किस आप किस मतलब सदी में कहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वो मूल है कि उन्होंने एक लास्ट मैसेज 9 साल के गोविंद राय को भेजा, जो गुरु ग्रंथ साहब में अंकित किया गया है। गुरु तेग बहादुर जी के श्लोक जो हैं, और उसका आखिरी श्लोक है, वो कहते हैं ये गुर मंत्र भेज रहा हूं मैं आपको, बल छुटक्यो बंधन पड़े किशु ना हो तो पाए, नानक कहे हरि के हाथ में जैसे गज को हुए सहाय। तो भगत सिंह कहते कि इसका मतलब है कि अगर हम निर्बल हैं, मतलब हम बलवान कैसे, और उसका जवाब गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है कि बल हुआ बंधन छूटे सब कुछ हो तो पाए, नानक तुम्हारे हाथ में तुम ही हो, कि तुमने ही अपना सहारा बनना है, तुम्हारा ही है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये मेरे लिए ये है कि मैं समझदारी बनाऊं, और सभी है अगर उस पर अकेले पे बात करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन असल प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है कि आज जो हो रहा है वो भारत को किधर लेके जाएगा, और उसका हम क्या करें, कहां पर इसके साथ हमारा टकराव होगा। क्योंकि वो विचारधारा जैसे पिछली दफा भी आया था, वो राष्ट्रवाद की विचारधारा नहीं है। जिस राष्ट्रवाद को मतलब टैगोर ने भी और ऑरवेल ने भी मतलब बहुत लोगों ने मतलब इसलिए कहा कि उसमें एक नफरत का पात्र है, और नफरत से आप मतलब अच्छे बनते हैं। तो वो जो नफरत वाली राष्ट्रवाद है वो तो मनुष्यता का वाद नहीं हो सकती। और जहां पर उसका जवाब जो है वो देश प्रेम में है, प्रेम अपने लोगों के दुख दर्द को समझने का और उसके लिए उसका हल निकालने का। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपना सवाल, मुझे मतलब परेशान कर रहा था कि क्या हम डिस्कशन में हैं या हम प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं कि इसको हम आज क्या कमिटमेंट चाहिए,
क्या हमें वो क्लैरिटी है? जो भगत सिंह कह गए, और उनका बहुत ही वो खूबसूरत पैराग्राफ है जो मॉडर्न रिव्यू के नाम उन्होंने लिखा कि जब सामाजिक तरक्की रुक जाती है तो पिछाखड़ी ताकतें जो हैं वो भारू हो जाती हैं। और फिर कहते कई दफा ये खतरा रहता है कि वो इंसानियत को नुकसान न कर दें, लेकिन उससे मुक्त होने के लिए हमें एक इनकलाबी जज्बा होना चाहिए। या उन्होंने कहा था कि फिलैंथ्रोपी, आजकल फिलैंथ्रोपी वर्ड बहुत यूज किया जा रहा है, वो कहते कि फिलैंथ्रोपी जो है वो समाज की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। भला चाहने से समाज का भला नहीं होता। भला चाहने के लिए आपको एक वैज्ञानिक दृष्टि वाली गतिशील सामाजिक शक्ति चाहिए। तो वो क्या हम मतलब इस सारे का उसको समझ के, और हमें पता है कि वो क्या किधर को जा रहे हैं, क्या करेंगे, कोई भी उनके शब्द पे एतबार नहीं किया जा सकता, चाहे वो लिखती हो चाहे वो बोला हुआ हो। और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं पास्ट में, लेकिन वो भी पास्ट को हजम करके आए हैं। और आज का जो है आज में देखना होगा, और कि 21वीं सदी में मतलब कारपोरेटाइजेशन तो है। अभी आप सबको, मैं मतलब अपनी मेरी बेटी डॉक्टर है, मैं उससे कह रहा था कि अगर सबको मतलब ये कोरोना हो जाता है, जो उसमें से मतलब फिटेस्ट, मतलब वैसे तो है कि हमारे 2% है सिर्फ, मतलब ये अनफॉर्चुनेट है कि उसमें बाद बॉडी पे इतना प्रेशर, हम उसको रिवर्स करने में कामयाब नहीं हो पाते, जैसे हमारे डॉक्टर शंकर लाल जी से मतलब हमें हुआ। लेकिन मतलब उससे इम्यूनाइजेशन आपकी आप बन जाएगी, टीके की जरूरत क्या है, और उसके बगैर छुटकारा भी नहीं होना। लेकिन अगली दफा टीके के रास्ते से पैसा बनाना है, पूरी दुनिया की दौड़ उस पर लगी हुई है। वो लोगों की भूख या उनकी बीमारी या हेल्थ सर्विसेज को इंप्रूव करने में नहीं, सिर्फ इसमें लगी हुई है कि इससे हम कैसे, मतलब ट्रंप अपने जगह बना रहा है, दूसरे अपनी जगह कर रहे हैं, हमारे भी कर रहे हैं। और इसमें जो हमारी प्रॉब्लम है उसको किस आप विचारधारा से देखेंगे, लेकिन ये है कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी, उसके पहले एक वर्ल्ड बैंक डॉक्यूमेंट, वर्ल्ड बैंक तो पैसा लगाने वाला है, उसने स्ट्रेटजी ऑफ एजुकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज पेपर बनाया जिससे हमें कर्जा मिलेगा, और उसके लिए हम क्या अपना मेकअप करें, वो हमसे मेकअप करवाते हैं और हमसे वो फैसले करवाते हैं। और ये जो मतलब है, और उसको फिर कहा जाएगा कि ये डीकोलोनाइजेशन हो रही, मैं कह ये रिकोलोनाइजेशन हो रही। हम उसका मतलब और ज्यादा विस्तार से बात कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ही था कि पिछली दफा क्योंकि हम गलत एक और जगह से चले थे, लेकिन मेरा ये है कि हमारी पूरी जो मतलब लड़ाई है, और आज आपके फिर लोगों की समस्याओं के समाधान को किस रास्ते से आएगा, उस पे विचार करने की जरूरत है। उस पे कहीं और बहस हो सकती है, वो थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी, क्योंकि दुनिया में बहुत विचार हैं। जैसे एक ने कहा था कि मैंने जब इकोनॉमिक्स की किताबें इकट्ठी की तो आई फाउंड कि जीन्स ऑफ इकोनॉमिक थॉट आर लाइंग मैनी वे। मतलब आपको बहुत लोग यूरोप में भी मिलेंगे जिन्होंने उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की किया, और उससे हम क्या सीख सकते हैं। लेकिन खुदगर्जी जो है वो तो मूल है। मतलब गांधी जी ने भी कहा कि ये जो प्रॉब्लम है वो तो ये, और ये गांधी जी ने कहा, ये एडम स्मिथ ने भी कहा कि मतलब वो जो ग्रीड है वो नीचे जाने ही नहीं देती कुछ। और उसने अपनी रिवाइज की मतलब अपनी ऑब्जर्वेशन कि अगर ऊपर बहुत विकसित होंगे तो ट्रिकल डाउन नीचे होगा, जिसपे एक ब्रिटिशर ने ही बड़ा अच्छा जोक दिया था। कहता जी ये तो हॉर्स एंड स्पैरो थ्योरी है कि हॉर्स को अच्छी तरह आप दाने खिलाएं तो उसकी लिद में से कोई एक आधा दाना जो है वो चिड़ी को भी मिल जाएगा। लेकिन खुद एडम स्मिथ ने ये कहा कि ग्रीड नीचे जाने नहीं देती। तो इसका मतलब है कि जो ह्यूमन माइंड की प्रॉब्लम्स हैं, जो ह्यूमन और सोसाइटी को कंट्रोल करने की जो है, उन पे अगर बात करें तो वो 20वीं और 21वीं सदी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जब भी संकट आएगा उस वक्त सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए कई तरह की चीजें इस्तेमाल की जाएंगी। तो मेरा ये है कि मैं इस सवाल को इस तरफ से लेता हूं कि क्या हम अपने लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान किस से ढूंढ सकते हैं, और कहां से हमें वो यकीन भी मिल सकता है
कि हम उसके लिए अपना जो है मतलब ड्यूटी जो है वो करते रहें। धन्यवाद। समृति, आवाज आ पा रही है ना? आ रही है आवाज आपकी? हाँ हाँ, ये एक डिफरेंट आयाम पे हम आ गए हैं। जनरली हमारे माइंड में जो मॉडल होता है वो मॉडल रहता है एकेडमिक मॉडल, और उसमें बहुत से नॉमेनक्लेचर्स हैं, बड़ा उनका एक तरीके का स्ट्रक्चर है। हम स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं और उस स्ट्रक्चर से नई स्ट्रक्चर कैसे बनती है, कैसे इंटरलिंकेज है उनके। जनरली हमारे माइंड में ये मॉडल्स रहते हैं और इन मॉडल के हिसाब से हम चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी ने ऑल टुगेदर पिछली बार इशारा किया था, उन्होंने बखूबी किया था, लेकिन आज उन्होंने विस्तारित तरीके से ये बात रखी है अपनी कि रियलिज्म, यथार्थवाद की जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं, जो सवाल हमारे सामने खड़े हैं, जो सर्कमस्टांसेस हमारे हैं, उसका समाधान कैसे किया जाए। और वो ही हमारे सामने एक चैलेंज है, वही हमारी विचारधारा है, वही विचार है, असली विचार है। तो ये एक आयाम है और मुझे लग रहा है कि आयाम, इन आयामों को छूते हुए प्रोफेसर अजीत झा जी अपनी बात रखेंगे। और इसके अलावा जो उन पे आप अपनी मर्जी से जो भी सवाल छूना चाहें, जरूरी नहीं है कि 1 by 1 आप कवर करें उनको आप टोटलिटी में प्रोफेसर जगमोहन सिंह थोड़ी पहले बोलेंगे, फिर प्रोफेसर अजीत झा बोलेंगे, और 5-5, 6-6 मिनट से ज्यादा ना लें तो ठीक रहेगा, क्योंकि वक्त काफी ज्यादा हो गया है। ये तो होता ही हर एक वार्ता में, समय उम्मीद से ज्यादा लगता है और बाद में थोड़ा सा टाइट महसूस होना शुरू हो जाता है। एनीवे, मैं धन्यवाद करता हूँ कि झा जी ने बहुत अच्छे पॉइंट रेज किए, लेकिन एक पॉइंट जो मैं ध्यान सभी का दिलवाना चाहता हूँ, एक 2002 में सॉल रॉल्सन ने एक किताब लिखी, द कोलैप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और उसमें उसका निरीक्षण था कि 2 तरह की राष्ट्रवाद पैदा होंगे। एक राष्ट्रवाद जो पॉजिटिव है, और वो राष्ट्रवाद है जहां पर लोगों का हित मतलब साझा होगा, और दूसरा राष्ट्रवाद जो है वो नेगेटिव राष्ट्रवाद होगा। तो मुझे लगता है कि आज हमें ये जो राष्ट्रवाद में ये डिस्टिंक्शन जो है वो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज मतलब जो राष्ट्रवाद का नाम ले रहे हैं, जब मैं कहता हूं तो उसका वो नेगेटिव राष्ट्रवाद है, और अगर ज्यादा उसमें सुनो तो मैं उस पर बात कर सकता हूं, लेकिन ये मेरा पहला पॉइंट है। पिछली दफा मैंने कहा था, इसलिए मैं उसका अल्टरनेटिव देश प्रेम कहता हूँ। पॉजिटिव नेशनलिज्म जो है वो देश प्रेम है, जहां आप लोगों के हित को कॉमन रखते हैं। दूसरी तरफ है कि आप निजी हित को या एक निजी क्लास के हित को रखते हैं आगे, इसलिए वो मतलब है। तो बाकी जो है वो मैं समझता हूँ कि और सवाल कोई ऐसा मुझे लगा नहीं, क्योंकि मुझे अभी शिफ्ट करना पड़ा दूसरे, क्योंकि उसमें एक दूसरा प्रोग्राम चलना था, तो वो मैं मोबाइल पे वापस आया हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ख्याल आगे नौजवानों के जो प्रश्न होंगे उनको, और मैं फिर ये कहता हूँ कि जैसे झा साहब ने भी बहुत ठीक कहा कि विचार वो है जो लोगों को उत्साहित कर दे, और जो लोगों को उत्साहित करने वाला विचार है वही इनकलाबी विचार होता है। तो इसलिए वो उत्साहित वो करेगी जो भगत सिंह ने जैसे कहा है कि जो लोगों की समस्याओं का समाधान उसे स्पष्ट दिखाए, वही कामयाब होगा। बाकी जो है सभी की उम्र है, विचार आता है, थोड़ी देर के बाद वो सिकुड़ जाता है, फिर नया विचार आता है, क्योंकि समाधान जो है वो नहीं हो पा रहा। तो अभी भी जो भारत का है कि ये जो सारे विचारधाराएं आज प्रचारित की जा रही हैं, उसमें कहीं भी लोगों की समस्या का समाधान नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि नौजवानों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, वो एक चीज है। सभी विचारधाराओं को समझ के फिर उसके बाद हमें आज कहाँ से क्या काम कर सकता है लोगों में उत्साहित करने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान देने के लिए, तो वो ही एक युग का जो है विचार होगा। वो विचारधारा की बजाय वो विचार होगा, और वही विचार
मतलब हमें आगे की का भविष्य जो है उसको मजबूत करने के लिए इस्तेमाल होगा। धन्यवाद।